हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, लेकर आ गया हूं एफएमसी की फेयरमेट कॉमिक्स समर का पार्ट 2 लेकर। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप पहले पार्ट को देखकर ही इस भाग को देखें। तो चलिए एक छोटे से रिकैप के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने देखा कि रायनगर पुलिस कमिश्नर राजन मेहरा को पुलिस हेडक्वार्टर में एक अनजान आदमी का फोन आता है कि उसने रायनगर के 4 अलग अलग जगहों पर बेहद शक्तिशाली बम प्लांट किए हैं जो 3 घंटे के अंदर फट जाएंगे। ध्रुव को भी ये खबर मिल जाती है और वो अपने दोस्तों की मदद से बम को ढूंढने लगता है। चंडिका और ब्लैक कैट रायनगर के पहाड़ी इलाकों में बम की तलाश करते हैं और उसे गहरी खाई में फेंककर बम से होने वाले नुकसान से शहर को बचा लेते हैं। ध्रुव भी रायनगर बंदरगाह पर एक शिप के कंटेनर में बम को ढूंढ लेता है। कमांडो फोर्स भी रायनगर महानगर हाईवे पर लगे बम को ढूंढकर उसे रायनगर के रेगिस्तानी इलाके में ब्लास्ट करवा देते हैं। और उधर डॉक्टर वर्गीस यानी बर्फ मानव, कमांडर नताशा और वनपुत्र भी रायनगर के जंगली इलाके में बम की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 देखने के लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं एफएमसी एक्सप्लेन। नताशा की टीम भी जंगल में बम की तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते डॉक्टर वर्गीस कहता है, ये तो जंगल का सबसे घना क्षेत्र लगता है, लेकिन यहाँ बम लगाने का क्या फ़ायदा होगा। इस पर वनपुत्र कहता है, जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है बर्फ मानव, जो पल भर में करोड़ों रुपए के बहुमूल्य पेड़ और लकड़ियों को राख कर देती है। साथ ही कितने जंगली जानवर भी जल मरते हैं। बम लगाने वाले ने बहुत सोचकर जंगल में बम लगाया है। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक डॉक्टर वर्गीस का मेटल डिटेक्टर बीप करने लगता है। इस पर डॉक्टर वर्गीस कहते हैं, रुको, मुझे बम के सिग्नल मिल रहे हैं। तभी उन्हें बम दिखाई देता है जो एक पेड़ के पास झाड़ियों में छिपा था। उसे देख वनपुत्र कहता है, हे भगवान, वो रहा बम, शायद इसके फटने में ज़्यादा समय नहीं है। तब नताशा डॉक्टर वर्गीस से पूछती है, क्या आप इसे डिफ्यूज कर सकते हैं डॉक्टर। इस पर डॉक्टर वर्गीस बम को देखकर कहते हैं, ये किसी नई तकनीक से बना बम है जिसे डिफ्यूज करने का तरीका मुझे नहीं पता, और हो सकता है कि छेड़छाड़ करने पर बम अभी फट पड़े। यह सुनकर वनपुत्र कहता है, तब तो मुझे ही कुछ करना होगा। आगे वह कहता है, हम इस बम को फटने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी तीव्रता को जरूर कम कर सकते हैं। सभी पेड़ पौधे और वनस्पति वनपुत्र का आदेश मानते थे। वनपुत्र के मानसिक आदेश पर पेड़ों की जड़ें बाहर आकर बढ़ने लगती हैं और बम को कसकर जकड़ लेती हैं। उसके ऊपर एक बहुत ही कसाव पैदा कर देती हैं पेड़ों की वो जड़ें। तब वनपुत्र कहता है कि उम्मीद है बम की तीव्रता कुछ कम हो सकेगी। बम के फटने का समय हो गया था और एक धमाके के साथ बम फट जाता है। पेड़ों की जड़ों ने काफ़ी हद तक बम की तीव्रता को कम कर दिया था, पर अभी भी ब्लास्ट की वो लहरें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। डॉक्टर वर्गीस अपनी बर्फ शक्ति से अपने और वनपुत्र के चारों ओर एक बर्फ कवच बनाते हुए कहता है, घबराओ मत वनपुत्र, ब्लास्ट की लहरें इस बर्फ गोले के अंदर नहीं आ सकेंगी। बम के उस विस्फोट से आसपास के सूखे पेड़ों और झाड़ियों में आग लग गई थी, जिसे देखकर वनपुत्र कहता है, बर्फ मानव, जंगल में आग लग गई है। इस पर डॉक्टर वर्गीस आग पर अपनी शीत किरणें छोड़ते हुए कहता है, घबराओ मत, मेरी शीत किरणें आग को फैलने नहीं देंगी। शीत किरणों से आग बुझ गई थी। तब डॉक्टर वर्गीस कहता है, अब हमें वापस चलना चाहिए। जैसे ही वो जाने के लिए पीछे पलटता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और मुंह से निकलते हैं ये शब्द, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। हैरानी का कारण स्पष्ट था, जिसे देख डॉक्टर वर्गीस कहते हैं, नताशा घायल हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया। दरअसल डॉक्टर वर्गीस के बर्फ के कवच में सिर्फ वो दोनों ही आ पाए थे और नताशा बम की तेज वाइब्रेशन का शिकार हो गई थी। नताशा को घायल देख वनपुत्र कहता है, हमें से जल्दी अस्पताल पहुंचाना होगा। रक्षकों की इस टीम को जीत के साथ साथ एक शिकस्त भी मिली थी और इधर ध्रुव भी अपने रक्षक होने का फर्ज निभा रहा था। ध्रुव उस बम के केस को उठाते हुए कहता है, पापा के मुताबिक इस बम को फटने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस बंदरगाह पर फटने से जरूर रोक सकता हूँ। इतना सोचकर ध्रुव तेजी से बम को लेकर पानी में पहुँचता है। बम फटेगा जरूर, लेकिन इसके फटने की जगह मैं निर्धारित करूँगा, और वो जगह होगी यह समुद्र। इतना सोचकर ध्रुव के होंठों से एक खास सीटी निकलती है, जो ध्रुव के खास दोस्त को बुलाने के लिए पर्याप्त थी। एक डॉल्फिन समुद्र तट पर आ गई थी, जिसे देख ध्रुव कहता है, स्वागत है दोस्त, आज एक बार फिर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
ध्रुव डॉल्फिन को उसकी भाषा में काम समझाने लगता है और 5 मिनट बाद ही ध्रुव बम सहित उस डॉल्फिन पर सवार था। जल्दी करो दोस्त, इस बम को फटने में केवल 3 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट बीतते बीतते बम समुद्र की काफ़ी गहराइयों में पहुंच चुका था। तब ध्रुव अपने दोस्त से कहता है, निकलो दोस्त, अगले 1 मिनट के अंदर एक ज़बरदस्त धमाका होने वाला है जो आसपास के पानी को खौलाकर रख देगा। तय समय के अंदर ही बम फटा, पर अब उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, जिसे देखकर ध्रुव कहता है, शुक्र है भगवान का कि सही समय पर सही आइडिया आ गया, वरना अनर्थ हो जाता। तभी ध्रुव का स्टार ट्रांसमीटर बीप करने लगता है, जिसे ऑन करने पर ध्रुव करीम से कहता है, हाँ बोलो करीम, क्या बात है। आगे से जवाब आता है, एक इमरजेंसी है कैप्टन, जंगल के ब्लास्ट में नताशा बुरी तरह घायल हो गई है, उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यह सुनते ही ध्रुव तेजी से भागते हुए कहता है, मैं पहुंच रहा हूं करीम। ध्रुव स्टार लाइन के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके जहन में घूम रहे थे ये ख्याल, नताशा को इस ऑपरेशन में मैंने ही शामिल किया था, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। जल्दी ही ध्रुव सिटी हॉस्पिटल में जा पहुंचा, जहां ध्रुव के पिता राजन मेहरा भी उपस्थित थे। पापा आप, नताशा कैसी है? इस पर राजन मेहरा कहते हैं, मैं डॉक्टर वर्गीस का मैसेज मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गया था बेटे, नताशा की हालत सही नहीं है। हालांकि मैंने डॉक्टरों से कहकर उसे आईसीयू में एडमिट करा दिया है। फिलहाल नताशा की हालत स्थिर लेकिन गंभीर है, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। राजन मेहरा उसे आईसीयू में ले जाते हैं। राजन मेहरा आगे कहते हैं, वनपुत्र और डॉक्टर वर्गीस ने नताशा को हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया था, लेकिन खून ज़्यादा बहने से अभी नताशा बेहोश है। आगे डॉक्टर कहते हैं, नताशा की हालत गंभीर है ध्रुव, हालांकि हमने उसे जीवन रक्षक दवाएं और बाकी सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन अभी इसे 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अब जो भी रिजल्ट होगा वो 72 घंटे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमें अभी इसके कुछ और टेस्ट करने हैं। यह सुनकर ध्रुव कहता है, आप इलाज पर ध्यान दीजिए डॉक्टर, और मैं उस अपराधी तक पहुंचने में जिसकी वजह से नताशा की आज ये हालत है, क्योंकि नताशा की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। ध्रुव खुद को दोषी मान रहा था, पर तभी एक आवाज़ आती है, नताशा की हालत के जिम्मेदार तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। तब वहाँ एक ओवरकोट और टोपधारी एक शख्स का प्रवेश होता है। ध्रुव पूछता है, आप कौन हैं? तब वह शख्स अपनी हैट उतारता है, जिसे पहचानते ही ध्रुव कहता है, ग्रैंड मास्टर रोबो, तुम यहाँ? पुलिस के इतने भारी बंदोबस्त के बावजूद भी तुम जैसे आतंकवादी कब से खुला घूमने लगे? इस पर रोबो कहता है, इस वक्त मैं ग्रैंड मास्टर नहीं बल्कि एक बेटी का बाप होने के नाते उसे देखने आया हूँ। इस पर ध्रुव कहता है, लेकिन सिर्फ नताशा को देखने के लिए तुम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते, यह बात कुछ और ही है। तब रोबो कहता है, मैं अपनी बेटी को देखने के साथ साथ तुम्हें कुछ बताने भी आया था ध्रुव। दरअसल राजनगर में जो बम धमाके हुए थे वे मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट किए थे। आज से 1 हफ्ते पहले मुझे एक ईमेल के जरिए राजनगर में ब्लास्ट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस पर ध्रुव गुस्से से कहता है, और वो काम तुम्हारी रोबो ऑर्गेनाइजेशन ने बखूबी अंजाम दिया है ना रोबो? इस पर रोबो कहता है, पूरी बात सुनो ध्रुव, जब मुझे नताशा के घायल होने की खबर मिली तो अंदर तक मैं हिल गया। आखिर मैं उसका बाप हूँ और इसलिए मैं उसे देखने यहाँ चला आया। ग्रैंड मास्टर रोबो की आवाज़ में क्रोध साफ झलक रहा था। वह आगे कहता है, मेरे पास उस आदमी का मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी भी है जिससे मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और साथ ही में वो बैंक अकाउंट नंबर भी जिससे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की रकम ट्रांसफ़र की गई थी। मेरे हैकर उसे ट्रेस करने में लगे हुए हैं, पर अभी वे सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। रोबो की आंखों में जैसे खून और लफ्ज़ों में जैसे बारूद लिपटा हुआ था। वह आगे कहता है, पहली बार ग्रैंड मास्टर रोबो तुमसे मदद के लिए मिलने आया है ध्रुव। अपने कमांडो हेडक्वार्टर और पुलिस स्रोतों से उस आदमी का नाम पता करो जिसने मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाया है। नताशा को कानून और तुम पर भरोसा था और यही भरोसा अब मैं तुम पर भी कर रहा हूं। मेरे भरोसे को तोड़ना मत और उस आदमी को छोड़ना मत। यह सुनकर ध्रुव कहता है, तुमने पहली बार कानून पर भरोसा किया है रोबो, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारा भरोसा नहीं टूटेगा। मुझे तुमसे वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वो अकाउंट नंबर चाहिए। रोबो से सारी जानकारी लेकर ध्रुव कमांडो हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां करीम उन सूत्रों के जरिए उस शख्स का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव करीम से कहता है, करीम कुछ भी करो लेकिन इस ईमेल, मोबाइल और बैंक अकाउंट की डिटेल मुझे चाहिए। इस पर करीम कहता है, कोशिश कर रहा हूँ कैप्टन, लेकिन ये ईमेल आईडी और अकाउंट नंबर एनक्रिप्टेड हैं तो थोड़ा समय लग जाएगा। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद पीटर को कुछ कामयाबी मिली थी।
फिर पीटर कहता है, कैप्टन मोबाइल और अकाउंट नंबर का पता चल गया है। ये दिल्ली में किसी आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है, पर अफसोस अभी नाम नहीं पता चल सका है। पीटर आगे कहता है, इस अकाउंट से ही कल की डेट में 1 करोड़ रुपए भी ग्रैंड मास्टर रोबो को ट्रांसफ़र हुए हैं। मैं इंटरपोल के साथ साथ दिल्ली पुलिस की साइट से भी जानकारी निकाल रहा हूँ। उम्मीद है 24 घंटे में उस आदमी का नाम पता निकल आएगा। एक बात और, उस नंबर की लोकेशन अभी भी दिल्ली ही बता रहा है। यह सुनकर ध्रुव सोच में पड़ गया था। जल्दी ध्रुव कमिश्नर राजन मेहरा यानी अपने पिता के साथ हॉस्पिटल के एक कमरे में था। ध्रुव सारी बातें बताते हुए अपने पिता यानी कमिश्नर राजन मेहरा से कहता है, अभी तक रोबो से की गई बातचीत और मेरे कमांडो हेडक्वार्टर से प्राप्त नतीजों के आधार पर तो यही बात निकलकर सामने आती है कि इस सारे षड्यंत्र के तार दिल्ली में ही हैं। यह सुनकर कमिश्नर सोचते हुए कहता है, कुछ बातें तो समझ आ रही हैं, लेकिन आखिर दिल्ली में ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो राजनगर में ब्लास्ट जैसी वारदात करवाना चाहेगा। यह सुनकर ध्रुव कहता है, यही बात तो पता करनी है पापा कि आखिर किसने राजनगर को तबाह करने की कोशिश करके मुझे ललकारा है, पर अब उसके लिए मुझे खुद दिल्ली जाना होगा। यह सुनकर राजन मेहरा कहते हैं, ठीक है ध्रुव, तुम्हारी दिल्ली रवानगी के सारे पेपर मैं तैयार करवाता हूँ। आगे वो ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, और नताशा की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं और श्वेता है ना उसकी देखभाल के लिए। इस बार ध्रुव कहता है, मैं जानता हूँ पापा। ध्रुव बाहर से भले ही शांत प्रतीत हो रहा था, पर उसके अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था, प्रतिशोध का ज्वालामुखी। फिलहाल ध्रुव स्टार कॉप्टर के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया था और ये खबर किसी के लिए सोने पर सुहागा से कम नहीं थी। मेरी स्कीम का पहला भाग सफल रहा। सुपर कमांडर ध्रुव अब दिल्ली जा रहा है। अगला दृश्य हमें दिल्ली का दिखाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी, देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, प्राचीनता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम, और जिसके रक्षक हैं वंडरमैन परमाणु, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा और नारी शक्ति की प्रतीक देवी शक्ति का एक अंश शक्ति। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ अपराध की भी राजधानी बनती जा रही थी। तब अगला दृश्य हमें एक बैंक रॉबरी का दिखाया जाता है, जिसमें एक लुटेरा कहता है, खबरदार जो जहां भी है वहीं रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरा लुटेरा कहता है, हम इस बैंक को लूट रहे हैं, अगर किसी ने भी गलत हरकत की तो अपनी जान से जाएगा। तब तीसरा शख्स कहता है, बैंक की बिजली और टेलीफोन के तार हम पहले ही काट चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तब वह एक अन्य साथी से कहता है, सारे स्टाफ को एक रूम में बंद कर दो। कुछ ही देर में सारा बैंक स्टाफ एक कमरे में बंद हो चुका था। लुटेरे अपना काम करने लगे। काम निपटने पर एक साथी कहता है, चलो सारा कैश तो बटोर लिया, अब स्ट्रांग रूम को तोड़कर सोना और बाकी कैश लूटना है। स्ट्रांग रूम लॉक्ड था, जिस पर उसका बॉस कहता है, स्ट्रांग रूम उड़ा दो। यह सुनते ही एक लुटेरा अपनी रॉकेट गन से उस लॉकर पर एक फायर करते हुए कहता है, यह गन 1 फुट मोटे लॉकर को भी तोड़ सकती है। रॉकेट गन से हुए उस फायर ने लॉकर रूम के चिथड़े उड़ा दिए थे। यह देखकर एक साथी कहता है, चलो जल्दी करो, स्ट्रांग रूम के अंदर का सारा माल बटोर कर। इतना कहते कहते वे एक क्षण के लिए रुक जाता है। 1 मिनट, स्ट्रांग रूम के अंदर कोई है। लॉकर रूम के अंदर नजर आ रही परछाई को देखकर उनमें से एक दूसरा शख्स कहता है, माय गॉड, बंद स्ट्रांग रूम के अंदर कौन आ सकता है। इस पर एक लुटेरा और कहता है, और उसके कपड़े और बदन भी आग में नहीं जल रहे, आखिर कौन है ये। इस बात का जवाब उनमें से एक साथी को पहले से मालूम था। वह कहता है, शायद मैं इसे पहचानता हूँ। आखिर कौन था स्ट्रांग रूम के अंदर? दिल्ली में ऐसा कौन था जो रायनगर बम ब्लास्ट की घटनाओं का मास्टरमाइंड हो सकता था, और रायनगर में ब्लास्ट करवा के उसे क्या हासिल होने वाला था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमारी अपडेट पाने के लिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।